ये क्या तुम वापस मायके आ गई? तुम्हें शर्म नहीं आती? जब देखो मुंह उठाकर चली आती हो सीधा। ससुराल में मन नहीं लगता क्या? सुरुचि भाभी ने ताना मारा तो सरिता अंदर तक हिल गई, पर वो भाभी का ये कड़वा ताना भी सह गई। मुंह से कुछ भी बोल नहीं पाई, बस बातों को सुनते रह गई। अभी 1 साल पहले ही सरिता की शादी मुकेश से हुई थी। मुकेश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, सिर्फ 10+2 पास था। छोटी सी किराना दुकान चलाता था और सरिता के सपने बहुत ऊंचे थे। उन सपनों को पूरा करने में बेचारा जी जान लगता था। पर कहते हैं ना, किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। अच्छी पढ़ी लिखी सरिता की शादी मुकेश से इसलिए करवा दी गई क्योंकि वो कम दहेज में मान गए थे। सरिता के पापा की मौत तो काफी पहले हो गई थी। मम्मी भी अपने बेटों पर डिपेंड है थी और जवान ननद भाभी के कलेजे में वैसे ही चुभती है। उन्हें लगता है और शांति से रह सके। जगह जगह शादी की बात चलाई, पर पढ़ाई और गुण के लिए किसी ने नहीं पूछा। सब ये ही पूछ रहे थे, इकलौती बहन है, कितना शादी में लगा दोगे? मतलब दहेज क्या दोगे? सरिता अभी शादी नहीं करना चाहती थी। उसका मानना था कि पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाए फिर शादी कर लेगी। पर सुरुचि भाभी ने फैमिली वालों को परेशान कर दी थी। अब ये लो महारानी पहले नौकरी करेगी, फिर 2-3 साल बाद शादी करेगी। अब बूढ़ी होकर शादी करनी है क्या? समाज वाले हमारा जीना हराम कर देंगे, पर इसे तो हमारी परवाह ही नहीं है। अब देखो ना, शादी की उम्र में शादी नहीं करेंगी तो घर बैठकर भी क्या करेगी? इसे कुछ समझ में आता है। इसे जितना जल्दी हो सके इस घर से विदा करो शादी करके। यह मेरे सर का दर्द बन चुकी है। अब नौकरी कोई ऐसे तो धरी नहीं है जो चुटकी बजाते ही मिल जाएगी। ज्यादा उम्र हो जाएगी तो लड़के नहीं मिलेंगे। मैं तो कह देती हूँ 2-3 महीने में शादी निपटा दो ताकि हमारे सिर से बोझ उतरे। आगे हमारी भी जिंदगी है, कब तक कुंवारी ननद का बोझ सिर पर लेकर घूमेंगे? सुरुचि भाभी ने अपना फैसला सुना दिया। उनके आगे किसी की भी नहीं चलती थी। भाई दिनेश ने हामी में गर्दन हिला दी और सरिता की मम्मी विनीता जी की बोलती बंद हो गई। इसी साल सरिता ने बीएड पूरा किया था। बड़ी मुश्किल से उसने ये डिग्री पूरी की और अब वो नौकरी करना चाहती थी। पर सुरुचि ने पूरा घर सिर पर उठा लिया था। महारानी को पहले शादी करो तब कुछ होगी। दिनेश भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, पर जहां अच्छे लड़के मिल रहे थे वहां ज्यादा ही दहेज मांगा जा रहा था। आप भी बेकार में सोच कर रहे हो। अब लड़का 12वीं पास है, छोटी सी दुकान चलाता है तो क्या हुआ? दहेज की तो मांग नहीं है। मैं तो कह रही हूँ कि आंख मूंद कर हाँ कर दो और मम्मी जी और सरिता से कह दूंगी हम तो इसी लड़के से शादी करेंगे। अब लाखों का दहेज हमारे पास में नहीं है। हमें भी अपनी बेटी के बारे में सोचना है। उसके लिए भी कुछ बचा के रखना है आगे दिन के लिए। दिनेश ने घर पर बात की तो विनीता जी बोली, एक ही बहन है, उसे भी कुने में धक्का देगा क्या? घरवर तो अच्छे से देख लें। सरिता तो अच्छी पढ़ी लिखी है, वो 12वीं पास के साथ में कैसे रह पाएगी? कैसा भाई है? अपनी छोटी बहन भी बोझ लगने लगी है। कुछ तो रहम करो। मम्मी, सिर्फ सरिता ही नहीं, आप और मेरी पत्नी भी मेरी जिम्मेदारी है। मेरे बच्चे भी तो है, मुझे उनका भविष्य भी देखना है। सारा धन बहन के ब्याह में लगा दूंगा तो मेरे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? फिर मैं भी बहुत ज्यादा तो कमाता नहीं हूँ। मुझे तो ये रिश्ता ठीक लग रहा है। लड़के वालों की कोई मांग भी नहीं है, इसलिए मैं तो हाँ कहने जा रहा हूँ। ये सब सरिता सुन लेती है। भैया, आप मेरे जीवन का फैसला करने जा रहे हो और मुझसे एक बार भी पूछा नहीं मेरी इच्छा और मेरी मर्जी क्या है। आपको भी मेरे नौकरी करने से दिक्कत है। मुझे अपनी जिंदगी के 2 साल दे दो। मेरे पास बीएड की डिग्री है, फिर मैं कमाऊंगी तो आपका बोझ भी हल्का हो जाएगा। बस अब चुप कर।
मैंने और सुरुचि ने फैसला कर लिया है। तेरी शादी उसी लड़के से होगी और अब तुझे जो भी करना है अपने घर जाकर करना। अब हमारे यहाँ नहीं, समझी तुम? सिर से तो बोझ उतरे। मुझे बार बार बोझ कहकर बुला रहे हो। कल को आपकी बेटी भी बड़ी होगी तो वो भी बोझ होगी। उसकी शादी भी जल्दी ही बिना उसकी मर्जी के कर दोगे क्या? सरिता ने सवाल किया तो दिनेश और सुरुचि चुप हो गए। भाई और भाभी के प्रेशर के कारण सरिता ने शादी के लिए हाँ कर दी। अपने सपनों को टूटता देखकर वो बहुत रोई। विनीता जी ने उसे संभाला और उसकी शादी मुकेश से हो गई। सरिता शादी होकर ससुराल आई तो देखा यहाँ का माहौल एकदम ही अलग था। घर परिवार में पढ़ाई लिखाई से किसी को लेना देना नहीं था। सासू माँ ने यही बोला कि लड़की को पढ़ाकर क्या करना है, उसे तो चूल्हा चौका ही तो संभालना है। अब तेरी पढ़ाई को चूल्हे में झोंक दे और रसोई संभाल ले। हमें तो पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए थी। ये तो तू हमारे बेटे को पसंद आ गई इसलिए हामी भर ली, वरना लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। हाँ। ये सुनकर सरिता मन मसोस कर रह गई। उसे लग रहा था कि उसके भैया भाभी ने उसकी पढ़ाई की कीमत नहीं समझी तो क्या हुआ, उसके ससुराल वाले जरूर समझेंगे। कम दहेज लिया था तो वो तो यही अंदाजा लगा रही थी कि वो लोग खुले विचारों के होंगे और किसी वजह से वो मुकेश की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए होंगे। ससुराल में आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसके ससुर जी लकवाग्रस्त थे और बिस्तर पर ही रहते थे और सास घर देखती थी। दो छोटी नंदे थी जो स्कूल में पढ़ रही थी। मुकेश ही एकमात्र कमाने वाला था और घर उसी से चल रहा था। सरिता ने तसल्ली से घर की हालत का मुआयना किया। अपनी सास सुमित्रा जी को समझा, वो बोलने में तेज थी पर जब कोई प्यार से समझाए तो समझ जाती थी। मुकेश भी कम बोलते थे। उसे बस सुबह से लेकर रात तक दुकान संभालनी होती थी। घूमने फिरने का भी समय नहीं मिल पाता था। वो अपनी पत्नी सरिता की बहुत इज्जत करता था और उसे प्यार से रखता था। उसे हर कमी को पूरा करने का कोशिश करता था। शुरुआत में सरिता ने सबको समझा और फिर उसने एक दिन जब सास अकेली बैठी थी तो बात की, मम्मी जी, अभी तो दोनों बेटियां छोटी है। अब ये दोनों स्कूल से कॉलेज जाएगी। कल को इनकी शादी भी करनी होगी तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मुकेश की कमाई से तो बस घर ही चल पाता है, भविष्य के लिए कोई सेविंग तो है ही नहीं। अगर घर चलाने वाले दो जने हो तो घर आराम से चलेगा, भविष्य के लिए पैसे भी जमा हो जाएंगे। हाँ, बहू तू कह तो ठीक रही है। अब देखो ना, मुकेश के पिताजी तो बिस्तर पकड़े हुए हैं। दोनों बेटियां भी अभी छोटी है। अब कोई दूसरा बेटा भी नहीं है जो सहारा बन जाता, वो कमाता तो घर चलाने में और भी आसानी होती। सावित्री जी ने कहा, मम्मी जी, जरूरी थोड़ी है बेटा ही घर चलाए, बेटी और बहू भी तो घर चला सकती है। अब देखो ना, मैंने भी बीएड की हुई है, अभी मुझे भी अच्छे स्कूल में अच्छी नौकरी मिल सकती है और मेरी वेतन भी अच्छी खासी होगी। सुबह 7 बजे जाओ और दोपहर तक घर वापस आ जाओ। अब अच्छा वेतन आएगा तो घर को ही सहारा मिलेगा। दोनों नंदों का जीवन संवर जाएगा। अब ये भी अकेले कितना और क्या कर लेंगे? एक छोटी सी दुकान से। सरिता ने इतनी आसानी और शांतिपूर्वक समझाया तो उनके दिमाग में ये बात तो बैठ ही गई। उस समय उसकी सास कुछ नहीं बोली और ना ही गुस्सा हुई, बस चुपचाप सरिता के बात को ध्यान से सुन रही थी। अगले दिन जब दोनों बेटियां स्कूल जा रही थी तो उन्होंने देखा कि एक के जूते घिस गए हैं। तूने बताया नहीं, तेरे जूते घिस गए हैं, भैया नए दिला देता। मैंने भैया को बताया था माँ, पर वो बोले अभी इसी से काम चला ले, अगले महीने दिला देंगे। भैया हमेशा ऐसे ही करते हैं, हर जरूरत को अगले महीने पर टाल देते हैं। और वो रुआंसी होकर स्कूल चली गई। ये सुनकर सावित्री जी गंभीर हो गई और सरिता के प्रस्ताव पर सोचने लगी।
अगर सरिता खुद नौकरी करना चाहती है तो बुराई क्या है? वो घर पहले की तरह संभाल ही लेंगी। अभी तो उनका बुढ़ापा और दोनों बेटियों का भविष्य भी है। उन्होंने सबको बुलाया और कहा कि वो चाहती है कि बहू नौकरी करे, मैं घर संभाल लूंगी, मुकेश और सरिता बाहर का संभाल लेंगे, तो जीवन की गाड़ी सही चलने लगेगी। ये सुनकर सरिता बहुत खुश हुई और अपने मायके अपनी डिग्री लेने चली गई। सुरुचि ने उसे देखते ही ताना कसा और मुंह बनाया, पर सरिता ने इसकी परवाह नहीं की। बताया कि उसकी सास उसकी नौकरी करने के लिए राजी हो गई है। वो अपनी मार्कशीट, सर्टिफिकेट और डिग्री लेने आई है। ये सुनते ही सुरुचि चौंक गई। वो तो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी ननद नौकरी करें और अच्छी जिंदगी जिए। आखिर उसके ससुराल वाले राजी कैसे हो गए? वह सोचने लग गई। बहुत कोशिश करने पर भी सरिता ने ये ना बताया कि आखिर उसकी सास उसकी नौकरी करने के लिए कैसे राजी हो गई। सरिता एक समझदार बहू थी। अब ससुराल ही उसका अपना घर है और वो अपने घर की परेशानी, अपने घर की बात घर में ही रखना चाहती थी। सरिता ने शांतिपूर्ण ढंग से अपना सामान लिया और अपने ससुराल चल दी। पर जाने से पहले वो अपनी भाभी सुरुचि को कहकर गई, भाभी आपने तो बहुत कोशिश की थी मेरी जिंदगी को नरक बनाने की, पर मैंने भी ठान लिया था कि मैं अपनी जिंदगी संवार ही लूंगी। इतनी मेहनत से दिन रात जागकर जो मैंने पढ़ाई की है, उसे इस तरह तो बर्बाद नहीं होने दूंगी ना। मैं अपने पैरों पर एक दिन जरूर खड़ी होकर दिखाऊंगी। इसलिए मैंने कोशिश की और मैं जीत गई। अब कुछ ही दिनों में मेरी नौकरी लग जाएगी, फिर मैं अच्छा कमाने भी लगूंगी। मेरी सपना पूरा हो जाएगी, जो कि आपने बहुत कोशिश की थी ना होने की। लेकिन कहते हैं ना, समय बहुत बलवान होता है। भगवान ने मेरी विनती सुन ली। अच्छा, वैसे आपको कितनी वेतन मिलेगी? सुरुचि ने मन लेते हुए कहा। भाभी, अब कितनी भी पेमेंट मिले, वो आपके लिए नहीं होगी। मेरी सारी कमाई मेरे अपने घर ससुराल वालों के लिए ही होगी। आपको तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ये कहकर सरिता ससुराल चली गई और भाभी उसे ठगा सा देखते रह गई। कुछ दिनों की मेहनत और इंटरव्यू के बाद उसे एक अच्छी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। अब सरिता अच्छा खासा कमाने लगी, घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी, घरवालों की जरूरतें भी पूरी होने लगी। समय के साथ सरिता के एक बेटा हो गया और उसका प्रमोशन भी हो गया। अब वो सीनियर टीचर बन गई। उसकी पगार भी बढ़ गई। एक दिन सुबह घर में कोहराम मच गया। सरिता के ससुर जी अचानक चल बसे। पिछले 4 सालों से वो बिस्तर पर ही थे। सरिता ने बड़ी मुश्किल से अपनी सास सावित्री जी को संभाला और ढांढस बंधवाया। सरिता अब सीनियर टीचर से स्कूल की प्रिंसिपल बन गई थी। कुछ सालों बाद दोनों नंदें बड़ी हो गई। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली तो अब सावित्री जी को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। वो जल्दी से दोनों की शादी करना चाहती थी। एक दिन अचानक मायके से फोन आया कि सरिता की बड़े भाई दिनेश की अचानक मृत्यु हो गई। उसे अपने मायके जाना पड़ा। 13वीं तक वो वहीं पर रुक गई थी। उसकी भतीजी की पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। सुरुचि अपनी बेटी पढ़ाई को लेकर चिंतित थी और घर में कमाने वाला चला गया था। भाभी, आप बिटिया की पढ़ाई की चिंता मत करना, उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। और वो इंजीनियर बनना चाहती है तो उसे अच्छे से अच्छे संस्थान में मैं पढ़ाऊंगी। ये सुनते ही सुरुचि शर्म से जमीन में गड़ गई। सरिता, मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे बोझ समझा, शादी जबरदस्ती करवा दी और तुम मेरी बेटी के लिए इतना सोच रही हो। मुझे माफ कर दो सरिता प्लीज। भाभी, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब हमें अपनी बेटी का जीवन संवारना है। सरिता ने भाई की बेटी की भी जिम्मेदारी उठा ली। वो ससुराल आ गई।
यहाँ सावित्री जी बेटी के लिए लड़का तलाशने में लगी हुई थी, लेकिन सरिता इसके लिए तैयार नहीं थी। उसका मानना था पहले दोनों अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, फिर जाकर शादी के बारे में सोचेंगे। उसने सावित्री जी को समझाया, मम्मी जी मेरी नंदे मेरे लिए बोझ नहीं है, जो मैं इन्हें शादी करके उतार दूं। मेरी नंदों को मैंने बेटियों की तरह पाला है, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि जब तक ये दोनों अपने पांवों पर खड़ी नहीं हो जाती तब तक मैं इनकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। अपने पैरों पर खड़ी होगी तो ये दोनों एक बेहतर जिंदगी जी पाएगी। लेकिन सरिता, बेटियों को इनके घर भेज देते हैं, बाद में ये अपने हिसाब से ससुराल में पढ़ लेगी। सावित्री जी बोली। नहीं मम्मी जी, आप माँ होकर ऐसे कैसे कह सकती है। बेटियों को हम दूसरे घर पूरी तरह तैयार करके भेजेंगे, ताकि इन पर कभी कोई मुसीबत आए तो ये पूरी तरह से उसका सामना कर सकें। मेरी दोनों नंदे मेरी बेटियां जैसी है। जो मेरे साथ हुआ वो मैं इनके साथ नहीं होने दूंगी। मेरे पास भी डिग्री थी तो मैं नौकरी करके घर चलाने में सहयोग दे पाई। हाँ, बहू मैं तो भूल ही गई थी। अब जैसा तू और मुकेश चाहेगा, वैसा ही होगा। जब तुमने नंदों को बेटियां मान लिया है तो तुम इनका भला ही सोचोगी। ठीक है तो जैसी तुम दोनों की मर्जी। सरिता ने अपने साथ साथ भाई की बेटी और अपनी नंदों का भी जीवन संवार दिया। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की यह स्टोरी? अगर आपको किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।